हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये लिटरेचर सेक्शन है, इसमें एक पोएम की एक्सट्रैक्ट दी हुई है, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स देने हैं। सो पढ़ते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। सो यहाँ सबसे पहले पोएट ने जो वॉल पोएम है उसमें बताया है कि जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी चीज़ें हैं। और जो बच्चा होता है जो अपनी बॉल खो दिया है, उसकी जो डेस्परेट आइज़ है, मतलब कि निराशा भरी आंखें हैं, उसके पीछे वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो एपिस्टेमोलॉजी की मीनिंग होती है नॉलेज ऑफ लॉसिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को खो देने का जो ज्ञान होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। उस चीज़ को बच्चा सीख रहा है और उसी के साथ साथ क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, मतलब अपने जो भी चीज़ें उसने खोया है उसको भूल करके और कैसे उसको स्टैंड अप होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ये वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जो चीज़ है ना, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये हर एक व्यक्ति को क्या करना होता है, एक ना एक दिन सीखना ही होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग बहुत पहले से जानते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो पहले से ही इस ज्ञान को सीख चुके हैं और अब हमको हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन सीखना है। तो बच्चा आज सीख रहा है कि कैसे उसको स्टैंड अप होना है अपनी लॉस को भूल करके। सो क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। और आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में मनी एक्सटर्नल बताया है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई। ऑप्शन है, मनी हेल्प्स अस परचेस मटेरियल्स दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। मनी जो है वो हमको क्या करती है, हेल्प करती है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, उनको ख़रीदने में, जिससे कि जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग बन जाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, मनी प्रमोट मटेरियलिज्म एंड हंगर ऑफ फॉर पावर अमंग यंगस्टर्स। जो मनी होती है वो क्या करती है, मटेरियलिज्म मतलब कि भौतिकवाद को क्या कर देती है, प्रमोट करती है, और जो यंगस्टर है उनके बीच में पावर ऑफ और हंगर को जन्म देती है या पैदा करती है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मनी ओनली इम्पैक्ट अ पर्सनस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मनी जो होती है, जो व्यक्ति होता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही इम्पैक्ट करती है। क्या ये सही है? नहीं, वो तो इंटरनल इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस। मनी जो है वो क्या करती है, खरीदती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है, भौतिकवादी जो चीज़ें हैं दुनिया में, उसको खरीदने में हमारी हेल्प करती है। उसी के साथ साथ कैन बी अर्न अगेन व्हेन लॉस, और यदि वो चीज़ गुम जाती है, खो जाती है, तो हम उसको खरीद भी सकते हैं या उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यस, ये करेक्ट आंसर है, मनी एक्सटर्नल है। ये पोएट ने इस टाइप से बताया है कि जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं उनको हम एक्सटर्नल चीज़ों से खरीद सकते हैं, बट उससे हम वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकते उस नई चीज़ से, जो कि पिछली जो चीज़ थी उससे हमारा कनेक्शन था वैसा। सो मनी इज एक्सटर्नल। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लॉसिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या सीख रहा है बॉल को खो देने के बाद। सो ऑप्शन है हमारे, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रुथ ऑफ लाइफ, मतलब कि जो लॉस है, जो खो देना है, हानि है, वो क्या है, अनअवॉइडेबल ट्रुथ है लाइफ में। सेकंड ऑप्शन है, मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड। जो मटेरियलिस्टिक थिंग होती हैं, भौतिकवादी जो चीज़ें होती हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है, क्योंकि यदि मान लो एक बॉल गुम गई तो दूसरी बॉल आ सकती है। मनी वाइज हैप्पीनेस, मनी जो है, पैसे जो है वो खुशी ला देती है, खुशी खरीदी जा सकती है पैसों से? नहीं, नहीं खरीदी जा सकती, ये रॉन्ग हो गया। लॉसेज इन लाइफ कैन बी प्रिटेंडेड विथ केयर। जो लॉस होते हैं लाइफ में, उनको
प्रिटेंड किया जा सकता है केयर के थ्रू, मतलब कि यदि ध्यान रखा जाए तो लॉस नहीं होंगे लाइफ में, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कब तक किस किस चीज़ की आप केयर करेंगे। देन फिफ्थ ऑप्शन है लाइफ कंटिन्यूअस डिस्पाइट लॉसेस। लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, लॉसेस के बाद में भी, या यदि लॉसेस भी हो रहे हैं उसके बाद में भी के बावजूद लाइफ हमेशा चलते रहती है। यस, ये करेक्ट है। मतलब हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट। सो हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43, द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। ओके, ये एक लाइन है। दिस मीन्स दैट ही इज़ लर्निंग टू बी ब्लैंक इन फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो इससे क्या सीख रहा है वो? पेशेंस रखना, रेसिलियंट, रेसिलियंट की मीनिंग हो फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड, मतलब कि लचीलापन। डिफेंसिव, किसी को डिफेंस करना सीख रहा है, या जजमेंटल या न्यायपूर्ण या न्याय संगत होना सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो? रेसिलियंट, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना सीख रहा है वो, लचीलापन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ गुम गई है तो उसी के लिए बैठ गए, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। रेसिलियंट होकर के हमको चलना पड़ता है, क्योंकि कितने भी लॉसेस हो जाए लाइफ तो हमेशा चलते रहती है। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स। ये जो लाइनें थी जो पोयम की, वो कौन बोल रहा था? देखो, बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा था, वो क्या कर रहा था? बॉल को उसने खो दिया था, और एक कोई जो राइटर है वो क्या कर रहा था? उसको ऑब्जर्व कर रहा था या देख रहा था। ठीक है, और वो हमको बता रहा था। तो ऑप्शन है एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट्स, द बॉल सेल्समैन, या अ फ्रेंड। कौन है स्पीकर इस लाइन के? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन ऑब्जर्वर। जो उसको देख रहा है वो ये लाइनें बोल रहा है। ओके, then question number 45, according to the poet, from whom do we mostly learn about loss। किससे हम सीख सकते हैं? बहुत ज़्यादा किससे सीख सकते हैं? क्या? लॉस के बारे में। एल्डर्स से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं। तो किससे सीख सकते हैं हम? एक्सपीरियंस से, है ना। जैसे जैसे हमको लॉसेस के एक्सपीरियंस होते जाएंगे हम उसको सीखते जाएंगे, मतलब एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को हम सीखते जाएंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इस प्रकार से इस एक्सट्रैक्ट के 5 क्वेश्चन थे। सो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको फिर से एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है वो है हमारी सप्लीमेंट्री बुक के थीप्स स्टोरी से। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि कौन बात कर रहा है, किस बारे में बात हो रही है ना। सरसरी तौर पर हम पढ़ेंगे। आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन ही सैड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, बट आई कांट पे यू। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. ओके, सो ये हमारी थीप्स स्टोरी की कुछ लाइनें थी, जिसमें जो हरि सिंह था जब अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल कर करके किसको बोल रहा था? जो हमारा अनिल है उसको बोल रहा था कि क्या मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल जो एक सीधा साधा सा व्यक्ति होता है, यंग मैन होता है, वो बोलता है कि मैं तुमको पे नहीं कर सकता। हरि सिंह होता है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू फीड मी? फीड मतलब खिलाना, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम खाना पका लेते हो? तो वो झूठ बोल देता है हरि सिंह कि हाँ पका लेता हूँ। तो वो बोल देता है कि यदि खाना पका सकते हो तो ठीक है, फिर मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। फिर वो उसको अपने घर में ले जाता है, अपने रूम में ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप के क्या होती है, ऊपर होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो बता देता है उसको कि हरि सिंह तुम बालकनी में सो सकते हो। और फिर जब उसने खाना बनाया, क्योंकि उसने तो वैसे झूठ बोला था हरि सिंह ने कि मुझे खाना बनाना आता है, तो वो ऐसा खाना बनाता है जिसको अनिल जो होता है वो क्या करता है,
स्ट्रे डॉग को दे देता है क्योंकि वो बहुत ही बेकार खाना पकाता है। और उसके बाद में भी वो क्या करता है, अपनी अपीलिंग स्माइल को देते रहता है हरी सिंह को, हरी सिंह, ताकि जो अनिल है उसको बाहर ना निकाल दे। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, एक छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इट इज़ ए और एन। अब सबसे पहले कैजुअली की मीनिंग क्या होती है, बाई चांस, क्योंकि अनिल जो था हरी सिंह को बाई चांस मिला हुआ था। ठीक है, और कैजुअली की मीनिंग क्या होती है, बाई चांस। ओके, संयोग से जिसको हम कह सकते हैं। सो इट वाज ए और एन, ये एक था, क्या था, केयरलेस एक्शन, केयरलेस एक्शन था। स्टेड मूव, स्टेड मूव की मीनिंग होती है सोची समझी चाल या मंचित चाल। ठीक है, और अनयूजुअल डिसीजन, अनयूजुअल डिसीजन की मीनिंग होती है असामान्य निर्णय। ओके, और बोल्ड स्टेप मतलब कि बहुत ही कड़ा सा स्टेप ये उसकी क्या थी, एक सोची समझी सी साजिश थी कि मैं इस व्यक्ति का पीछा करूंगा और उसको अपनी बहुत ही अपीलिंग सी स्माइल देते जाऊंगा जिससे कि ये मेरे फांसी में फंस जाए और उसको मैं फिर ठग सकूं आगे जाके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरी सिंग्स इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। जो हरी सिंह था वो अपनी क्या कर रहा था, अपीलिंग स्माइल दे रहा था। ठीक है, तो इसके पीछे उसका क्या इंटेंशंस था। डेसेट्स की मीनिंग होती है चीट करना, धोखाधड़ी करना, हार्म, कष्ट पहुंचाना, हेट्रेट, उसको उससे नफरत करना, या जेलसी, या जेलस फील करना, या जेलसी दिखाना। किस लिए वो अपीलिंग स्माइल कर रहा था, किस लिए कर रहा था, क्योंकि वो अनिल को क्या करना चाह रहा था, चीट करना चाह रहा था। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया होता है ऊपर, उसमें अनिल के कैरेक्टरिस्टिक को कैसे प्रकार से बताया गया है। ऑप्शंस हैं अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग की मीनिंग होती है हम्बल होना, बहुत ही नम्र होना, काइंड, दयालु होना, डिटरमाइंड मतलब कि दृढ़ निश्चयी होना, नेइव की मीनिंग होती है सिंपल हार्टेड, जिसको कहेंगे निष्कपट होना, और ह्यूमरस, ह्यूमरस की मीनिंग कॉमिक या जोकी होना, जोक करने वाला। सो जोक करने वाला था क्या अनिल, नहीं, बिल्कुल नहीं था। दृढ़ निश्चयी था क्या, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं था। ठीक, हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, जिसकी मीनिंग है हम्बल था वो, बहुत ही काइंड था और सिंपल हार्टेड था, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अनएज्यूमिंग, काइंड एंड नेइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनिल गेव हिज मिल्क टू द स्ट्रे डॉग। अनिल ने अपना जो खाना था वो किसको दे दिया, कुत्तों को दे दिया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह नहीं जानता था कि खाना कैसे पकाना है। ठीक है, सो आंसर आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। क्या फर्स्ट वाला सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना है कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। हाँ, अनिल ने क्या किया था, जो खाना था उसको किसको दे दिया था, स्ट्रे डॉग को दे दिया था, और हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता। मतलब दोनों सेंटेंस करेक्ट थे, राइट थे, मतलब ट्रू थे। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, ये रॉन्ग हो गया, छोड़ दो उसको। लास्ट ऑप्शन देखिए, सेकंड इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू, जबकि दोनों सेंटेंस जो थे वो करेक्ट थे, ट्रू थे। मतलब ये दो ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गए, मतलब ये दो ऑप्शन जो थे वो रॉन्ग हो गए। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। सेकेंड इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड जो है वो फर्स्ट का रिजल्ट है। तो फर्स्ट क्या है, अनिल ने खाना दे दिया कुत्तों को, हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता है। तो क्या सेकंड वाला फर्स्ट का रिजल्ट है, नहीं। देन थर्ड ऑप्शन है सेकंड इज कॉज फॉर फर्स्ट, सेकंड जो था वो किस कारण है, फर्स्ट के कारण है। सो सेकंड क्या था, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। देखो हरी सिंह को नहीं पता था कि खाना कैसे पकाना है, इसलिए उसने खाना कैसे पका दिया, बहुत ख़राब बना दिया, और इस कारण से फिर अनिल को वो खाना किसको देना पड़ा, कुत्तों को देना पड़ा। तो यस, सेकंड इज़ द
कॉज फॉर फर्स्ट, मतलब कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो कारण है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 50, द फ्रेज हैंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यूड टू। लास्ट वाली लाइन में हरी सिंह यहाँ पे एक बोला है कि आई हैंग अराउंड, ठीक है। सो हरी सिंह कंटिन्यूड टू, क्या कर रहा था वो? स्माइल, कुक, अपील या लिंगर। स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, कुक करना खाना पकाना, अपील करना, ठीक है। और लिंगर, लिंगर की मीनिंग होती है लेज़ी या सुस्त सा दिखाई देना, या बहुत ही लेज़ीपन दिखाना। सो यस, वो क्या कर रहा था? अपने आप को लेज़ी सा दिखा रहा था, क्योंकि उसको खाना पकाना तो आता ही नहीं है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन अब यहाँ से हमको 51 क्वेश्चन से हमको अलग से, मतलब लिटरेचर से तो क्वेश्चन है बट एक्सट्रैक्ट बेस्ड नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 51 नंबर का क्वेश्चन है, लैंचो इज ब्लैंक व्हेन ही से दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंचो वाले चैप्टर से है, जिसमें ये बताया गया है कि लैंचो ये कहते हुए कहता है कि दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। तो यहाँ पे लैंचो कैसा था? डाउटफुल था, संदेहपूर्ण था, स्ट्रेस्ड था, तनावग्रस्त था, कंफ्यूज्ड था, भ्रमित था, या डिसमिशिव था, मतलब रिफ्यूज कर रहा था। तो कैसा था वो? यहाँ पे उसकी कैसी फीलिंग थी? डिसमिशिव ना, मतलब कि रिफ्यूज करना। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोयम जो है उसकी ये लाइन है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ठीक है। सो यहाँ ये जो अंडरलाइंड है होल्ड विथ, है ना, इसके जगह में हम और क्या लिख सकते हैं, या इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा फ्रेज करेक्ट होगा, या कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा? सो आई एम एज एक्सपीरियंस्ड एज, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ, आई हैव द सेम ओपिनियन एज, या हैबिचुअली अवॉइड। देखो सबसे पहले तो ये लाइन हमको इसकी मीनिंग देखते हैं। पोएट कहते हैं फायर एंड आइज में कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सो सबसे पहले इस पोएम में पोएट ने बताया है कि जो दुनिया है पूरी, वो टू टाइप से क्या हो सकती है? लॉस हो सकती है। एक तो पोएट है वो किसका फेवर ले रहे हैं? जो ये बोलते हैं कि फायर से दुनिया नष्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि पोएट उन लोगों के ओपिनियन को मानते हैं जो फायर से नष्ट हो जाएगी दुनिया, ये बताते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, आई एम एज एक्सपीरियंस्ड एज, एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या? वो एक्सपीरियंस करेंगे क्या? नहीं, मतलब ये रॉन्ग हो गया। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ, क्या वो ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों से डिसएग्री हूँ, असहमत हूँ जो फेवर कर रहे हैं फायर का? नहीं, वो तो कह रहे हैं आई होल्ड विथ, मतलब मैं एग्री हूँ उन लोगों से जो फायर से नष्ट हो जाएगी दुनिया, ये बोलते हैं। मतलब डिसएग्री वाला ऑप्शन रॉन्ग ही हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 3 था हैव द सेम ओपिनियन एज, मतलब कि मेरे जो ओपिनियन है उन्हीं की तरह सेम है, जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट हो जाएगी। यस, ये करेक्ट हो गया। मतलब होल्ड विथ की मीनिंग क्या हो गई? हैव द सेम ओपिनियन दोज हु फेवर फायर। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या था? हैबिचुअली अवॉइड नहीं, अवॉइड करने को बोले ही नहीं उसने। उन्होंने बोला है कि मैं भी उन लोगों को एग्री करता हूँ या उन लोगों से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज टू। जो यंग सीगुल वाली वर्ड वाली स्टोरी, जो यंग सीगुल था उसके पेरेंट्स उसको क्या ट्रीटमेंट सिखाना चाहते थे, या उनका क्या पर्पस था? फर्स्ट ऑप्शन है टीच हिम अ लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ फूड, क्या वो खाने की इम्पोर्टेंस उसके यंग सीगुल को सिखाना चाहते हैं? नहीं। इंडिकेट ओबीडियंस टुवर्ड दैम, या वो ओबीडियंट बनाना चाहते हैं उसको? नहीं। लेट हिम ओवरकम हिज फियर, अपना जो डर है
उससे ओवरकम या उसको उससे आगे बढ़ने, मतलब कि अपने डर पर विजय प्राप्त करना सिखाना चाहते हैं। यस, ये सिखाना चाहते हैं वो उसको, है ना। और ऑप्शन नंबर डी क्या था, इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विथ हिज सिबलिंग्स, या अपने जो सिबलिंग्स थी उनके साथ वो उनकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते थे। ये सब कुछ नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो यंग सीगुल है वो उसके डर को छोड़ करके फ्लाइंग करना सीख जाए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 54, Peggy often gave a nudge to one of his friends when he spoke to Wanda in the schoolyard. This means that she wanted her friend too. तो हमारे जो चैप्टर है 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें बताया है कि जो पैगी है वो जब वांडा से बात करती है स्कूल यार्ड में, या उससे पूछा करती है, उससे फन करती है, तब वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को नज करती थी। नज करना मतलब सिंपली पुश करना। ठीक है, तो वो क्यों करती थी ऐसा, क्या चाहती थी वो, स्टॉप टॉकिंग टू वांडा एंड मूव ऑन। वो ये चाहती थी, पैगी ये चाहती थी कि वो लोग वांडा से बात करना बंद कर दे और वहाँ से चली जाए, क्या ये चाहती थी, नहीं। ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन जोक ऑन वांडा, वो ये चाहती थी कि बाकी जो गर्ल्स हैं उनको, जिनको वो पुश करती थी, है ना, वो ऑब्जर्व करे और वांडा का जो जोक बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करे या उनका साथ दे और हंसे, है ना। या फिर इग्नोर द कंप्लीट सिचुएशन विद वांडा, या फिर ये चाहती थी कि जो भी सिचुएशन वहाँ वांडा का मजाक बनाया जा रहा है उनको इग्नोर करे वो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी वो। और ऑप्शन नंबर डी है, इंटरप्ट एनी रिप्लाई दैट केम फ्रॉम वांडा, या वांडा से जो भी रिप्लाई आने वाला है उसको इंटरप्ट करना चाहती थी वो, इसलिए उन लोगों को नच करती थी या पुश करती थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वो जो पैगी है वो इसलिए उन लोगों को पुश करती थी अपनी फ्रेंड्स को, ताकि वो जो वांडा के साथ जो जोक बना रहे हैं वो लोग, जो उसके साथ फन कर रहे हैं, उन लोगों को उसको ऑब्जर्व करे और हंसे और उनका जोक बनाए। ठीक है, मतलब कि वो अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती थी। दैट्स वाई वो क्या करती थी, बाकी जो गर्ल्स थी उन लोगों को पुश कर देती थी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Then question number 55. In the poem Dust of Snow, which negative symbols have been used to create a positive effect? डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसमें दो नेगेटिव सिंबल्स के बारे में बताया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड स्नो, ऑप्शन सी स्नो एंड हेमलॉक ट्री, और ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड डस्ट। तो कौन से दो क्या है नेगेटिव सिंबल्स हैं? एक तो है हेमलॉक ट्री और एक है क्रो, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 56, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट। जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, उन्होंने लिबर्टी को क्या कहा है, न्यू बॉर्न। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इट वाज डिपेंड ऑन अदर फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, क्योंकि ये जो लिबर्टी है वो क्या है, डिपेंडेंट है किन लोगों पर, अदर्स, दूसरों लोगों पर, अपने आप को विकास करने के लिए एंड गाइडेंस करने के लिए। ठीक है, क्या ये करेक्ट है? नहीं। इट हैड रिसेंटली बीन अटेंडेड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि ये जो लिबर्टी है ये अभी अभी रिसेंटली अटेंड हुई है लॉट्स ऑफ स्ट्रगल के बाद। यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देन आगे ऑप्शन देखते हैं, इट मेड पीपल एक्सपीरियंस इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट, क्योंकि ये जो लिबर्टी है, वो जो नई वाली लिबर्टी आई है वो क्या है, इट मेड पीपल, लोगों को बनाती है एक्सपीरियंस इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट, नहीं, ये भी रॉन्ग है। देन अगला ऑप्शन है, इट अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली फॉर एवरीवन, ये कैसी अराइव हुई, अनएक्सपेक्टेडली फॉर एवरीवन, इसलिए इसको न्यू बॉर्न कहा है? नहीं, उन्होंने इसलिए इसको न्यू बॉर्न लिबर्टी कहा है क्योंकि ये अभी अभी हमको क्या हुई है, रिसेंटली अटेंड हुई है विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Then question number 57. In the poem A Tiger in a Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? So, जो पोएम थी हमारी A Tiger in a Zoo, इसमें बताया गया है कि जो टाइगर होता है जब जू में होता है
तो वो साइलेंटली चलता है, अपनी केज की जो लिमिट होती है उसमें फ्यू स्टेप्स ही चलता है। और क्वाइट रेज एक फ्रेज आया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर एंगर इज, ये इंडिकेट करता है कि जो टाइगर का जो क्रोध है, एंगर है, वो कैसा है? इज फॉरगेटन, भूलने लायक है। प्रोवोक्ड, उकसाना, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है सप्रेस्ड, सप्रेस्ड की मीनिंग होती है दबाना। और ऑप्शन नंबर डी है अपोज्ड, अपोज्ड मतलब विरुद्ध होना। सो क्वाइट रेज की मीनिंग क्या हो सकती है इसमें? क्या वो अपने एंगर को भुला रहा है? क्या वो अपने एंगर को उकसा रहा है? क्या अपने एंगर को वो दबा रहा है? या क्या अपने एंगर को वो विरोध कर रहा है? तो क्या कर रहा है? वो दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एंगर तो बहुत है, बट वो क्या कर रहा है? उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सप्रेस्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब ग्रिफिन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट हैं जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है, फुटप्रिंट विदाउट फीट ही उस चैप्टर का नाम है। तो ग्रिफिन को क्या चीज़ डिस्क्राइब करती, मतलब जो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे वो कैसे थे? ऑप्शन 1 है ग्रीडी एंड येट काइंड, लालची थे और काइंड थे। ऑप्शन नंबर बी प्राउड एंड ऑनरेबल, गर्व महसूस करते थे या घमंडी और ऑनरेबल थे ये। या ऑप्शन नंबर सी कंसिडरेट और सेल्फिश, सेल्फिश थे और कंसिडरेट थे ये। या ऑप्शन नंबर डी ब्रिलियंट बट लॉलेस, ब्रिलियंट थे, ठीक है, बट लॉलेस मतलब रूल्स को या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने वाले थे। सो हमको चैप्टर में बताया है कि वो लॉलेस हैं, मतलब बाकी आंसर्स तो हमको करेक्ट नहीं लग रहे है ना, बट करेक्ट क्या है? लॉलेस थे वो, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम ब्लैंक फॉर हरि सिंह। तो एक हरि सिंह था, है ना, जो कि चोर था, और अनिल जो था वो केयरलेसनेस दिखाता है, मतलब कि नज़रअंदाज करता है। उसको पता है कि हरि सिंह चोरी करके चला गया है, फिर भी वो उसको चोरी ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको पकड़ करके चोर पुलिस को पकड़ाए, ये कुछ नहीं कर रहा है वो। सो इस चीज़ ने, वो जो चोर था हरि सिंह, उसकी जो चोरी थी उसको कैसा बना दिया था? अनइंटरेस्टिंग बना दिया था, डिफ़िकल्ट बना दिया था, सिस्टमेटिक बना दिया था, या प्रेडिक्टेबल बना दिया था? तो देखो, हरि सिंह सही में तो एक चोर था, ठीक है, बट जब वो चोरी करके चला जाता है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दूसरे प्लेस में जाने वाला है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है ना चोरी में, वो सब क्या, ठीक है, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की चोरी करके आया हूँ जो कि मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। जब भी हर दिन वो पैसे कमा के लाता है और हरि सिंह के हाथ में दे देता है। जब भी वो सब्जी खरीदने या कोई चीज़ खरीदने जाता है, ग्रॉसरी स्टोर जाता है, तो वो उसको पैसे दे देता है और बिल्कुल कभी हिसाब नहीं पूछता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को उसने विश्वास तोड़ा था जो कि उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो ये चीज़ उसको भाई नहीं, है ना। सो इससे उसकी जो चोरी थी वो कैसी हो गई? अनइंटरेस्टिंग हो गई थी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पम्फ्री मीन? सो जो मिसेस पम्फ्री थी उनने एक्सक्लेमेशन किया था यहाँ पे कि दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, लास्ट में बोला था, ठीक है। सो ट्रायम्फ मीन्स होता है विक्ट्री या विन, और सर्जरी मतलब सर्जरी विन कर पाए वो लोग या सर्जरी सफल हुई, ये वो बताना चाहती थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ठीक है, क्या कहने का मतलब था मिसेस पम्फ्री का? फर्स्ट ऑप्शन है द सर्जरी वाज सक्सेसफुल, कि सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। सेकंड ऑप्शन द मिस्ट्रेस कुड टेक बैक हर पैड, जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्री वो अपने पैट डॉग को वापस ले जा सकी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी द डॉक्टर वाज अ ग्रेट वेटरनिनेरियन, जो डॉक्टर था वो एक बहुत ही वेटरीनेरियन। या ऑप्शन नंबर सी द डॉक्टर वाज अ ग्रेट वेटरीनेरियन, या फिर जो डॉक्टर था वो बहुत ही महान वेटरीनेरियन था, ये वो कहना चाहती हैं। या ऑप्शन नंबर डी
द प्लानेड वेंचर वाज फ्रूटफुल। जो उसका जो प्लान्ड वाला जो वेंचर था, कदम था, वो फ्रूटफुल हो पाया। मतलब कि जो वो सोच के रख रही थी हो या बहुत पहले से उन्होंने जो प्लान करके एक कदम उठाया था, आज वो सफल हुआ, फ्रूटफुल हो गया। ठीक है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा। यदि आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बाकी वीडियो देख लीजिएगा। ये पूरा सैम्पल पेपर 4 पार्ट में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।